के बारे में बात करें, ओके, तो पोजीशन की बात करूं मैं तो पदस्थिति बोलते हैं पोजीशन को। तो जिलाधीश को कर्नाटक, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर में उपायुक्त के नाम से, ओके, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जिलाधीश कार्यालय को कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जिलाधीश जिला प्रशासन का प्रमुख तथा जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक एजेंट होता है। जिलाधीश का कार्यालय अपनी तरह का एक अद्वितीय कार्यालय है, क्योंकि अन्य देशों की प्रशासनिक प्रणाली में इस तरह का कोई कार्यालय नहीं है। ओके, केवल फ्रांस में एक प्रीफेक्ट का पद इसके समकक्ष है। ओके, प्रीफेक्ट का जो पद है जो इसके समकक्ष है। फ्रांस में विभाग एक विभाग है जिसका प्रमुख है प्रीफेक्ट है, और प्रीफेक्ट कार्यालय को प्रीफेक्टोरेट कहा जाता है फ्रांस में। ओके, जो प्रीफेक्ट है हमारे भारत के जिलाधीश के समकक्ष एक पद है। ओके, अकेले फ्रांस का। जिलाधीश प्रशासन के राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंजीकरण विभाग सीधे जिलाधीश के प्रभार में होते हैं, किंतु जिला प्रशासन के अन्य सभी विभागों पर भी उसका नियंत्रण और प्रभाव होता है। वह बहुउद्देशीय पदाधिकारी होता है जिसका नियंत्रण पूरे जिले के प्रशासन पर होता है। ओके, जिलाधीश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आता है, जिसके राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं। ओके, अब इसके विकास क्रम की बात करें तो विकास क्रम जिला भारतीय प्रशासन की आधारभूत भौगोलिक इकाई है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में जिला शब्द को विशेष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए सीमांत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। मूलतः भारतीय संविधान में जिला शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 233 को छोड़कर अन्य कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 233 में भी जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 और भाग 9A में कई जगह जिला का शब्द को शामिल किया गया है, जो क्रमशः पंचायतों और नगर निगमों से संबंधित है। एस खेड़ा के शब्दों में जिला प्रशासन सरकारी कार्यों का पूर्ण प्रबंधन है। ओके, जिला प्रशासन लोक प्रशासन का वह भाग है जो जिले के सीमा क्षेत्र में कार्य करता है। ओके, सीमा क्षेत्र में कार्य करता है। भारत में प्रशासन की क्षेत्रीय इकाई के रूप में जिला का लंबा इतिहास है, जो मौर्य काल से शुरू होता है और मुगल शासन काल के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था और इसके प्रमुख को करोड़ी फौजदार कहते थे। सैन्य अधिकारी सूबेदार के सीधे नियंत्रण में कार्य करते थे। आज का जिला प्रशासन जिलाधीश के पद का विकास भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हुआ है। इस पद का सृजन वर्ष 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1787 में जिलाधीश को राजस्व ग्रहण के अतिरिक्त नागरिक न्याय और मजिस्ट्रेट के कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उस समय जिलाधीश अति शक्तिशाली पदाधिकारी होता था, उसे लिटिल नेपोलियन कहा जाता था। ओके, भारतीय सांविधिक आयोग यानी साइमन आयोग ने कहा कि जिलाधीश उसके क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की दृष्टि में सरकार है। वहीं रैमसे मैकडोनाल्ड ने जिलाधीश की तुलना भारत सरकार के हाथी की पीठ पर बैठे हुए कछुए से की है। ओके, लॉर्ड बेविल ने कहा कि अंग्रेज इस संस्थान के लिए नहीं, अपितु जिलाधीश के पद के रूप में पीछे छूट गए आदर्शों के लिए याद किए जाएंगे। अब इसकी भूमिका और कार्य के बारे में बात करें, रोल और फंक्शंस के बारे में बात करें तो जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका और निष्पादन किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है। तो राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। विगत वर्षों में या विगत सालों में जिलाधीश का प्रथम कार्य संग्रह करना था। ओके, राजस्व को संग्रह करना था। कलेक्टर शब्द का आशय ही होता है जो संग्रह करता होता है। कलेक्टर मीन्स बोलेंगे। जिलाधीश आज भी जिले में राजस्व प्रशासन का प्रमुख है। जिलाधीश महाराष्ट्र गुजरात राज्य में बोर्ड और राजस्व अधिकार के माध्यम से तथा पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर
में वित्त आयुक्त के माध्यम से राजस्व ग्रहण के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है। जिले में राज्य प्रशासन के प्रमुख के रूप में जिलाधीश निम्नलिखित कार्यों के साथ अपनी जिम्मेदारी रखता है। जैसे सबसे पहले बात करूं तो भूमि राजस्व संग्रहण के लिए, अन्य सरकारी बकायों की वसूली के लिए, ऋणों के वितरण और वसूली के लिए, भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए, ग्रामीण आंकड़े एकत्रित करने के लिए, आबादी के बसाव के प्रयोजन से भूमि अधिग्रहित करने के लिए, भूमि सुधार से जुड़े कार्यक्रम लागू करने के लिए, कृषि कार्य से जुड़े लोगों के हित की देखभाल करने के लिए, बाढ़, सूखा और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों की अनुशंसा करने की और फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए, कोषाधार और कोषागार के पर्यवेक्षण के लिए, स्टाम्प अधिनियम लागू करने के लिए, पुनर्वास अनुदान भुगतान करने के लिए, सरकारी संपदाओं के प्रबंधन के लिए। इस प्रकार से निचले प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध राजस्व से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए। और बात करें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कारण क्षतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए। इस प्रकार से ये किसकी काम हो जाती है, जिला प्रशासन की बात हो जाती है, जो जिसमें हमारा राजस्व प्रशासन की बात मैं अभी कर रहा था। तो इसके कार्य और भूमिका इस प्रकार है। कानून व्यवस्था से जुड़े प्रशासन भी है कुछ, इनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रशासन। जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी ही जिलाधिकारी है। जिलाधीश की सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिलाधीश को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों का कार्य करना पड़ता था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में वह आपराधिक और सिविल मामलों के लिए कानून संबंध मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार था। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों के पालन में विधायिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप जिलाधीश की न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका प्राप्त हो गई। न्यायिक मामलों को जिला न्यायाधीश नामक एक पदाधिकारी से सुपुर्द कर दिया गया। अब वह राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। जिलाधीश अपनी क्षमता में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल को मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और निर्देशन पर रखरखाव करता है। ओके, अब बात करें तो जिलाधीश कार्यालय की, तो कलेक्ट्रेट जो होता है, जो जिलाधीश या जिलाधिकारी का कार्यालय होता है, जो मुख्यालय जिला में होता है। यह कार्यालय विभिन्न अनुभागों में विभक्त होता है। प्रत्येक अनुभाग कलेक्टर की सहायतार्थ है ताकि वह अपने कार्यों का निष्पादन और अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में विभक्त है और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। कलेक्ट्रेट में प्रायः कुछ विभाग होते हैं जो निम्नलिखित रूप से मैं बता रहा हूँ, जैसे लेखा अनुविभाग, भूमि अधिग्रहण अनुविभाग, नागरिक आपूर्ति अनुविभाग, विकास कार्य अनुविभाग, चुनाव अनुविभाग, भूमि रिकॉर्ड अनुविभाग, भूमि सुधार अनुविभाग, पंचायत अनुविभाग। ओके, इस प्रकार से जो अनुविभाग होते हैं जिलाधीश कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। इतने विभाग के अंतर्गत आने वाले अनुविभाग हैं। ओके, जिला कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आने वाले। ओके, कुछ और अनुविभाग हैं जो उनके बारे में बताता हूँ, जैसे स्थापना अनुविभाग, प्रोटोकॉल अनुविभाग, सामान्य अनुविभाग, जनसंपर्क अनुविभाग, आवास अनुविभाग, राजस्व अनुविभाग, आसूचना अनुविभाग, पुनर्वास अनुविभाग, न्यायिक अनुविभाग, पंजीकरण अनुविभाग, परिवहन अनुविभाग, सांख्यिकी आंकड़ा अनुविभाग। इस प्रकार से विभाग होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात करें विभागीय जिला अधिकारी की, तो विभागीय जिला अधिकारी की बात करें यानी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल क्या होते हैं। राज्य स्तर के अधिकांश विभागों का प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर भी होता है। जिला स्तर के प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होता है
जिला स्तर के इन विभागों के प्रमुख तकनीकी कार्मिक और विशेषज्ञ वर्ग का लोक सेवक होता है। ये तकनीकी कार्मिक विभागीय आधारों पर सृजित विशेषज्ञतापूर्ण राज्य सेवा संवर्ग से जुड़े होते हैं। ये कार्मिक राज्य के विभाग के संबंध प्रमुख निदेशालयों का प्रमुख निदेशक या आयुक्त के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन प्रमुख जिलाधीश इन तकनीकों कार्मिकों के कार्य का पर्यवेक्षण करके उनमें तालमेल बैठाता है। जिला स्तर के अन्य अधिकारियों से भिन्न कलेक्टर सामान्य वर्ग का लोक सेवक होता है और सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ओके, तो नीचे बात करूं मैं कुछ पॉइंटों में, तो जैसे कुछ पदों की बात करता हूं। जैसे राजस्व सामान्य प्रशासन विभाग, इसका जो प्रमुख होता है पदनाम वो जिला कलेक्टर या उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है। उपायुक्त जिला मजिस्ट्रेट होता है। पंजीकरण विभाग की बात करें तो तदीय होता है। पुलिस विभाग की कहूँ तो पुलिस अधीक्षक होता है। एक्साइज की बात करूँ तो एक्साइज अधीक्षक होता है। जिला आबकारी अधिकारी होता है। चिकित्सा की बात करूँ सिविल सर्जन जिला चिकित्सा अधिकारी होता है। जन स्वास्थ्य की बात करूँ तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता है। वन की बात करूँ तो जिला वन अधिकारी होता है। शिक्षा की बात करूँ तो विद्यालय निरीक्षक या जिला शिक्षा अधिकारी होता है। सहकारिता की बात करूँ तो जिला सहकारी समितियों का सहायक पंजीकृत होता है। ओके, जैसे सार्वजनिक कार्य के लिए अधिशासी अभियंता होता है। ओके, इस प्रकार से हमारे कोषागार और लेखा के लिए जिला कोषागार अधिकारी जिला लेखाधिकारी होते हैं। इस प्रकार से हमारे विभागीय जिला अधिकारी और जिला विभाग के उनके प्रमुख की बात करते हैं। ओके, अब हम कुछ तहसीलों की बात करते हैं। जैसे तहसील की बात करूं तो प्रत्येक उपसंभाग कई प्रशासनिक इकाइयों में बटे हैं। इन इकाइयों के नाम और उनके प्रभारी नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। ओके, जैसे उत्तर प्रदेश में तहसील बोलते हैं, तहसीलदार उसके प्रमुख होते हैं जिसकी सहायतार्थ नायब तहसीलदार होते हैं। ओके, सहायक तहसीलदार या नायब तहसीलदार बोलते हैं जिसके सहायतार्थ होते हैं। तमिलनाडु में ताल्लुक होते हैं, तहसील को ताल्लुक बोलते हैं। ओके, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। और तहसीलदार इसके प्रमुख होते हैं जिसकी सहायता डिप्टी तहसीलदार होते हैं। और महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी ताल्लुक या महल बोलते हैं। ओके, तहसील को, और इसका जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं मामलातदार और महलकार। ओके, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी तहसील बोलते हैं और इसके प्रमुख को तहसीलदार और इसके सहायक होते हैं जिसको नायब तहसीलदार बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से तहसील की बात हो जाती है। तहसील प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजस्व, भूमि रिकॉर्ड, ट्रेजरी, सरकारी खजाना, मजिस्ट्रेटी मामलों आदि के लिए बुनियादी इकाई है। विभिन्न फील्ड विभागों के कार्यालय तहसील में ही होने के कारण इसे लघु जिला भी कहा जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में तहसील का अस्तित्व नहीं है, जहां जिला स्तर के नीचे की इकाई उप संभाग ही है। तहसीलदार राज्य लोक सेवक का सदस्य और राजपत्रित अधिकारी होता है। कलेक्टर और उप संभागीय अधिकारी की तरह ही तहसीलदार भी क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकारी, सामान्य प्रशासक और बहुउद्देशीय पदाधिकारी होता है। उसे भी राजस्व, मजिस्ट्रेटी व कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तहसीलदार तहसील में राजस्व संग्रहण और कानून व्यवस्था की स्थिति में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उसे तहसील में सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियों की जानकारी लेनी होती है और उनके मध्य तालमेल रखना होता है। ओके, तो इस प्रकार से तहसील की भी बात हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं सर्कल की। तो प्रत्येक तहसील क्षेत्रीय रूप से राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से कई इकाइयों में बटा होता है। इन इकाइयों के नाम और प्रभारी के नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो जैसे बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश में परगना के नाम से इकाई को जाना जाता है। प्रमुख इसका कानून गो होते हैं, जिसको कानून गो बोलते हैं। ओके, परगना होती है, परगना के प्रमुख होते हैं कानून गो। ये उत्तर प्रदेश की बात है। और तमिलनाडु में इसको फिरका बोलते हैं, जिसका राजस्व निरीक्षक होता है प्रमुख। और महाराष्ट्र में इसको सर्किल बोलते हैं, जिसका सर्किल निरीक्षक होता है। कानून को सर्किल निरीक्षक को राजस्व प्रशासन की कड़ी में प्रथम पंक्ति का पर्यवेक्षक माना जाता है। वह अपने प्रभार में आने वाले सभी गांवों के भूमि रिकॉर्ड और राजस्व प्रशासन का कार्य देखता है। उसकी नियुक्ति सामान्यतः जिलाधीश द्वारा की जाती है। अब इसके बाद हम बात करें गाँव की या ग्राम की, तो विलेज होते हैं जो
सभी राज्यों में सभी प्रशासनिक और वित्तीय प्रयोजनों की दृष्टि से सबसे निचली इकाई ग्राम होती है। तमिलनाडु राज्य में गांव के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी को ग्राम प्रधान कहते हैं। वह राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासन से जुड़े कार्यभार पूरा करता है तथा ग्राम क्षेत्र के में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। महाराष्ट्र राज्य में ग्राम प्रधान को पटेल कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई पद नहीं है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और मध्य प्रदेश में पटवारी गांव के राजस्व का हिसाब किताब और भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इस प्रकार पटवारी गांव का लेखाकार होता है। पटवारी को अन्य राज्यों में कई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तमिलनाडु में कर्णम और कनल या पिल्ली कहते हैं, और महाराष्ट्र में तलाती। और एस खीरा ने पटवारी अथवा लेखपाल को जिले के राजस्व प्रशासन का आधार बताया है। इस प्रकार से हमारी ग्राम की बात हो जाती है। अब इसके बाद हम जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की बात करें तो सबसे पहले इसके फंक्शन की बात करें। फंक्शन बोलें तो इसके कार्यों की बात करते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA जिला स्तर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रबंधित और निरीक्षित करने वाला प्रमुख अंग है। 1980 में अपने जन्म के बाद से DRDA की प्रशासनिक लागत प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि के सुनिश्चित प्रतिशत द्वारा वहन की जाती है। फिर भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जिला स्तर पर समन्वय हेतु एक प्रभावी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए DRDA की मजबूती के लिए 1999 में एक नई केंद्र और द्वारा प्रायोजित योजना बनाई गई। ओके, DRDA प्रशासन की योजना का प्रमुख उद्देश्य इन एजेंसियों को मजबूत और पेशेवर बनाना ताकि वे केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को प्रभावी रूप से बढ़ाने में समर्थ हो सकें। इस प्रकार से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की बात हो जाती है। ओके, और DRDA से यह आशा भी की जाती है कि वह जिले में गरीबी घटाने के प्रयास हेतु आवश्यक संसाधनों समर्थनों को एकत्रित के दृष्टिकोण से लेखा विभागों, पंचायती राज संस्थानों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित कर सकें। DRDA की भूमिका के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन को गति देना, प्रगति का निरीक्षण या निगरानी करना, प्रगति रिपोर्टों को भेजना और प्राप्त करना, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्राप्त की गई निधियों का लेखा जोखा बनाना भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का काम है। ओके, अब हम DRDO के संगठन की बात करें तो प्रत्येक जिले में एक DRDA होती है। DRDA का प्रमुख मुखिया परियोजना निदेशक होता है, जो कि अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद के समकक्ष होता है। ऐसे राज्यों में जहां DRDA की पृथक पहचान नहीं है, वहां जिला परिषद में एक प्रकोष्ठ सेल का गठन किया जाता है जो पृथक लेखाओं को बनाए रखने का कार्य करते हैं, उनका पृथक रूप से लेखा परीक्षण किया जा सके। जिला परिषद का अध्यक्ष DRDA के प्रशासकीय निकाय का अध्यक्ष होगा। DRDA की एक कार्यकारी समिति भी होगी। DRDA की स्टाफ संरचना में गरीबी उन्मूलन नियोजन, परियोजना निर्माण, सामाजिक संगठन और क्षमता निर्माण, अभियांत्रिकी अधिवीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्य होते हैं। लैंगिक मुद्दों के साथ साथ मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन के से जुड़े शामिल भी होते हैं। तो प्रत्येक DRDA में कुछ विभाग होते हैं, जैसे कुछ विंग होते हैं, स्कंद होते हैं। स्कंद बोलते हैं जिनको, वो इस प्रकार हैं, जैसे मैं बोलूँगा स्वरोजगार स्कंद, महिला स्कंद, पारिश्रमिक रोजगार स्कंद, जिला विभाजक स्कंद। ओके, अभियांत्रिकी स्कंद बोले, लेखा स्कंद की बात करते हैं, निगरानी और मूल्यांकन स्कंद होते हैं, सामान्य प्रशासन स्कंद होते हैं। तो DRDA का कोई स्थायी स्टाफ नहीं होना चाहिए, इससे सीधी भर्ती होना चाहिए। कर्मचारियों को निर्दिष्ट के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाना चाहिए ताकि स्टाफ के प्रतिरूप लचीलेपन और बेहतर विकल्प को सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी तथा अन्य सभी तकनीकी पदों को ऐसे अधिकारियों द्वारा भरा जाना चाहिए जिनकी अभिप्रेरणा और क्षमताएं सिद्ध हो चुकी हों और जिनकी चयनित समितियों का वस्तुनिष्ठ चयनित किया जा सके। इस प्रकार से हमारा जिला प्रशासन समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले संडे को। ओके, संडे टू संडे मैं चैप्टर डालता हूँ।
और जैसे मैं पिछले संडे को पंचायती राज के बारे में डाला था, आज जिला प्रशासन के बारे